साथियों, मैं रामप्रवेश सिंह कुशवाहा ब्राइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विलयन के अंतर्गत देखेंगे विलयन की परिभाषा, विलेय की परिभाषा, विलायक की परिभाषा और सनु विलयन, संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन, अतिसंतृप्त, असंतृप्त, ये सब विलयनों के बारे में हम लोग अध्ययन कल यानी कि दूसरे पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि विलयन क्या है, विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग विलयन पे अध्ययन करेंगे। तो विलयन की परिभाषा तो हम लोग देख चुके हैं पिछला वीडियो में, जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो पिछला वीडियो उठाकर देख लेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा तो उसको 100% समझ में आएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार की यदि हम लोग बात करते हैं तो विलयन के प्रकार विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर बांटा गया है। विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर अब यदि हम लोग देखें कि विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार हम लोग देखें कि विलयन के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार मुख्य रूप से आता है। एक गैसीय विलयन, इनकी भी परिभाषाएं बहुत ही आसान है। गैसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन, तीसरा ठोसीय विलयन। यहाँ नाम से ही स्पष्ट है जैसे कि गैसीय विलयन क्या है, द्रवीय विलयन क्या है और ठोसीय विलयन क्या है। तो मेन रूप से यहाँ पे अगर हेडिंग की बात करते हैं हम लोग तो विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार यहाँ पे बांटे गए। अर्थात जब विलायक गैस रूप में रहेगा तो उसे गैसीय विलयन कहेंगे, और जब विलायक द्रव रूप में रहेगा तो उसे द्रवीय विलयन कहेंगे, और जब विलायक ठोस रूप में रहेगा तो उसे ठोसीय विलयन कहेंगे। अब यहाँ पे मामला उलझता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे निर्धारण हम लोग कैसे करें कि कौन विलायक गैसीय विलयन है, कौन विलायक द्रवीय विलयन है और कौन विलायक ठोसीय विलयन है। तो कोई भी पदार्थ उसका अवस्था ही डिपेंड करेगा, अवस्था ही बताएगा को किस विलयन के अंतर्गत वो आ रहा है। विलायकों की भौतिक अवस्था, अब जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे मैटर बन जाते हैं कि किसको हम लोग गैसीय विलयन कहेंगे, किसको द्रवीय विलयन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर विलयन के प्रकार यदि हम लोग देखें मेन रूप से कि विलयन के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कंपटीशनों में अक्सर आता है। विलयन के प्रकार, कौन सा विलयन किस अवस्था के अंतर्गत आएगा ये चुनने के लिए आता है, या उसका एग्जाम्पल दे देता है कि गैसीय विलयन निम्न में से कौन है, द्रवीय विलयन निम्न में से कौन है और ठोसीय विलयन निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको तो पता है कि रसायन विज्ञान में 3 अवस्थाएं, द्रव, ठोस और गैस, इन 3 अवस्थाओं को ही अगर हम लोग डिपेंड करें तो उसमें अगर हम लोग माने तो जानते हैं कि द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, गैस, इसको गैस हम लोग लिखते हैं, गैस, द्रव और ठोस। ये आपका गैस है जिसको हम लोग सिंबल जी से दिखाते हैं, द्रव है तो उसको हम लोग एल से दिखाते हैं, और जो ठोस है उसको हम लोग सॉलिड यानी कि एस से, यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड। 3 प्रकार से हम लोग रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थों की 3 अवस्था के रूप में हम लोग बांटे हैं। अब इन 3 अवस्थाओं को ही अगर हम लोग बांटे तो जैसे गैस से 3 अवस्था बनेगी, लिक्विड से भी 3 अवस्था और सॉलिड। जैसे गैस का गैसीय अवस्था में हो, इसको हम लोग चार्ट बनाकर समझे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अवस्थाओं के बारे में, जो कि आसान होगा। इसको और भी हम लोग पार्ट्स में थोड़ा सा बांट दें, 9 पार्ट्स होना चाहिए। जैसे गैस का गैस में जब मिश्रण हो, गैस का जब लिक्विड में मिश्रण हो, और जब गैस का सॉलिड में मिश्रण। ये गैस की वजह से 3 अवस्थाएं बन रही हैं। फिर जब हम लोग और बात करते हैं
तो सॉलिड का लिक्विड के साथ, या क्रमशः लिखें, गैस के बाद लिक्विड पे आते हैं, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ और लिक्विड का सॉलिड के साथ, ये 3 अवस्थाएं आती हैं एक साथ। और फिर अगर 3 अवस्थाओं की बात करते हैं तो सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ और सॉलिड का गैस के साथ। अब यहाँ पे ये 3 3 6 3 9, अर्थात विलयनों के यदि कोई प्रकार पूछे कि कितने प्रकार के विलयन बन सकते हैं तो हम लोग का जवाब होगा 9 प्रकार। विलयन के प्रकार कितने हो गए? 9। अब जैसे जब गैस का गैस में मिश्रण हो, गैस का लिक्विड में हो, गैस का सॉलिड में, ये 3 प्रकार हो गए। 3 लिक्विड का तीनों के साथ जब मिश्रण होगा तो 3 हो जाएगा, और सॉलिड का तीनों के साथ जब अलग अलग मिश्रण होगा तो 3 प्रकार, 3 3 6 3 9, अर्थात टोटल हम लोग अगर मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण आपके यानी विलयन के प्रकार हो गए 9। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा पदार्थ गैस का गैस में मिश्रण। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे तो जैसे आता है एयर, जिसको हम लोग वायु कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो वायु है, वायु में जो मिश्रण होता है गैस का गैस में, जैसे आप लोग सुने होंगे कि वातावरण में जैसे एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार की गैस है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और तमाम प्रकार के अन्य गैसें हैं। तो एक गैस का दूसरी गैस के साथ जब मिश्रण एटमॉस्फेयर वायुमंडल तैयार हुआ तो इस वायु को हम लोग कहेंगे क्या चीज? गैस का गैस में मिश्रण है। अब ये कोई कहे ये विलायक है, इसको हम लोग विलायक माने, इसको हम लोग विलेय माने। अब इन 3 पार्ट्सों को हटा दें ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम लोग एक पार्ट्स को हम लोग विलेय कर लें और एक पार्ट्स को हम लोग क्या कर लें? विलायक कर लें। और जब हम लोग ऐसे अगर इसको हम लोग समझेंगे तो अब यहाँ पे समझने में देर नहीं होगी कि ये कौन से मिश्रण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे विलायक गैसीय अवस्था में, और यहाँ पे परिभाषा हुआ है कि विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर ही, अब अर्थात यहाँ पे विलायक गैसीय अवस्था में है तो एयर को हम लोग किस में डालेंगे? गैसीय विलयन के अंतर्गत डालेंगे। अर्थात इसमें जो एयर होगा ये एयर गैसीय अवस्था के अंतर्गत, अर्थात कोई पूछेगा कि वायु कौन सा है, गैसीय विलयन है, द्रवीय विलयन है, ठोसीय विलयन है। हालांकि वायु में गैसीय दिख रहा है तो हम लोग आसानी से मान लेंगे कि गैसीय विलयन है। अब हम लोग गैस को द्रव के साथ जैसे देखें, ये गैस हो गया और द्रव के साथ, उसमें एग्जाम्पल देखें तो जैसे जल में आप लोग समझते हैं कि जल में बहुत सारे गैसें हैं, तो जल में जैसे CO2 जिसको हम लोग सोडा वाटर भी कहते हैं, सोडा वाटर, यहाँ पे देखा जाए तो जल में CO2 है, यानी जल क्या है? विलायक है, और उसमें CO2 क्या है? गैस है। तो जब विलायक द्रव है और विलेय क्या है? गैस है, तो गैस का विलेय है किसमें? विलायक का कार्य कौन कर रहा है? जल। अर्थात जल विलायक है तो जल में जो CO2 घुला रहता है वो किसके अंतर्गत आएगा? द्रवीय विलयन। क्योंकि लिक्विड है, विलायक द्रव अवस्था में है, तो द्रव अवस्था में है तो क्या कहलाएगा? द्रवीय विलयन। अब हम लोग आते हैं गैस का सॉलिड के साथ। जैसे गैस का सॉलिड के साथ, जैसे सॉलिड में अगर ले लें Pb में H2, Pb जो लेड है इसमें अगर H2, Pb सॉलिड है, H2 क्या है आपका? गैस है। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो छुपा रहता है Pb में, तो Pb सॉलिड हो गया और गैस, और H2 क्या हो गया? गैस हो गया। तो गैस का गैस विलेय हो गया और यहाँ पे सॉलिड विलायक हो गया। अर्थात Pb में जो H2 है वो किसके अंतर्गत जाएगा? आपका ठोसीय विलयन के अंतर्गत जाएगा, ठोसीय विलयन कहलाएगा। अब हम लोग लिक्विड का लिक्विड में लेते हैं, तो लिक्विड में लिक्विड का मतलब तमाम प्रकार के हैं। जैसे जल में एल्कोहल हो, जल में एल्कोहल, इस तरीके से जैसे कि हम लोग जल है, जल में जब एल्कोहल मिलाएंगे तो जल विलायक हो गया और एल्कोहल भी आपका विलेय हो गया। दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड का मतलब मेन रूप से हमको ये देखना है कि विलायक किस कंडीशन में है, द्रव अवस्था में है। तो विलायक के कंडीशन के आधार पर ही हम लोग जल में एल्कोहल को किसके अंतर्गत डालेंगे? हम लोग द्रवीय विलयन के अंतर्गत डालेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझने की बात है कि कौन सा एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएगा। फिर अगर लिक्विड का गैस में अगर हम लोग देखें कि लिक्विड का गैस में, जैसे कि हम लोग देखते हैं जाड़े के दिनों में अक्सर वायु में ज़्यादा नमी होती है,
बारिश के दिनों में भी थोड़ी बहुत रहती है और गर्मी के दिनों में बहुत कम नमी होती है। तो जैसे वायु में नमी, यहाँ पे वायु में जब नमी होता है तो नमी लिक्विड हो गया और वायु क्या हो गया, गैस हो गया। तो वायु में नमी की बात अगर कोई कहेगा तो वायु में नमी किस प्रावस्था के अंतर्गत इसमें आएगा, विलायक की भौतिक प्रावस्था के अंतर्गत वो किसके अंतर्गत आएगा, वायु में नमी। तो वायु यानी विलायक हो गया, गैसीय अवस्था में है तो गैसीय विलयन कहेंगे इसको। फिर लिक्विड का सॉलिड के साथ यदि हम लोग देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे जैली है, फिर गोल्ड में मरकरी की बात करते हैं जिसमें आएगा जैली, इसके अंतर्गत जो एग्जांपल है। फिर गोल्ड में अगर मरकरी हो, गोल्ड में मरकरी का मतलब जैसे कि मरकरी तो आपका लिक्विड हुआ और गोल्ड आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। या जैसे जैली होता है, जैली भी किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत लिक्विड सॉलिड के अंतर्गत आता है, जिसमें सॉलिड विलायक होता है, लिक्विड आपका क्या होता है, विलेय होता है। फिर सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में बहुत सारे आते हैं, जैसे मिश्र धातु। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे बर्तन बनते हैं, तो बर्तन जो आजकल तमाम प्रकार के बर्तन हैं सब मिश्र धातु है। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला करके जो बनाया जाता है, तो जो मिश्र धातु में बर्तन आते हैं सॉलिड आते हैं। और मेन इसकी प्रकृति है विलायक सॉलिड है, इसलिए ठोसीय विलयन के अंतर्गत आएगा। अगर मिश्र धातु कोई पूछ दे गैसीय विलयन है, द्रवीय विलयन है, ठोसीय विलयन है, तो आपका क्या कहलाएगा, ठोसीय विलयन है। फिर सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड क्या है, तो इसमें नमक का विलयन, गर्मी का दिन चल ही रहा है, आप लोग नमक का विलयन पानी के साथ मिलाकर पीते ही हैं। या रस जो हम लोग बनाते हैं, चीनी की मात्रा को पानी में जो घोला जाता है तो चीनी सॉलिड हो गया, पानी की मात्रा बृहद होता है, वो लिक्विड होता है, वो विलायक का कार्य करता है, और चीनी किसका कार्य करता है, विलेय का कार्य करता है। तो नमक का विलयन, चीनी का विलयन, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सॉलिड लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। चूंकि विलायक लिक्विड यानी द्रवीय अवस्था में है, इसलिए नमक का विलयन द्रवीय विलयन कहलाएगा। फिर हम लोग आते हैं सॉलिड गैस के रूप में आते हैं कि सॉलिड गैस क्या होता है। तो जैसे सॉलिड गैस का इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु में कपूर। जो वायु में कपूर है, अर्थात कपूर को जैसे जलाएं तो ये जो आएगा वायु में जो कपूर, तो वायु विलायक का कार्य करेगा बहुत बृहद रूप में। और जो उसमें कपूर जो क्या करेगा, सॉलिड होता है, और जो उसमें विलेय का कार्य करता है अर्थात घुलता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, गैस है, तो गैसीय विलयन के अंतर्गत आएगा वायु में कपूर। ऐसे धुआं भी इसके अंतर्गत अगर ले लें कि धुआं भी आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। धुआं का जैसे जो कोई भी आग जलाते हैं तो एयर में, क्योंकि आग जलाएंगे तो जो पदार्थ होता है सॉलिड होता है, जब वो वायु में मिलता है तो धुआं को भी हम लोग गैसीय विलयन के अंतर्गत डालते हैं। इस तरीके से हम लोग एक चार्ट के माध्यम से हम लोग विलयनों के प्रकार के बारे में जान गए कि 9 प्रकार के विलयन बन जाएंगे। गैसीय गैस का गैसीय विलय हो और विलायक भी गैस हो, तब कौन सा एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके अन्य कोई भी एग्जाम्पल हो, परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा रूप में पूछता है कि पीबी में H2 है, वो कैसीय विलायक की प्रकृति के अनुसार कैसीय प्रावस्था के अंतर्गत आएगा। ज़्यादातर जो क्रिटिकल एग्जाम्पल होते हैं उसी को पूछता है, जैसे वायु में कपूर धुआं है, ये गोल्ड में मरकरी है, इसको पूछता है। जल में अल्कोहल की मात्रा को पूछता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जल में जो CO2 है उसको अंतर्गत ये पूछ देता है। जो सोडा वाटर होता है वो कैसीय प्रावस्था के अंतर्गत आता है, लिक्विड है, विलायक है, द्रवीय विलयन के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से हम लोग देखें विलयनों के प्रकार। और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। अगला हम लोग का जो टॉपिक है सांद्रता का। सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सांद्रता हम लोग को जब ज्ञात करने की प्रक्रिया को अगर देखें कि सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य रूप से जो ये पहले तो आपको बता दें यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कई साल पूछा गया है। हाल ही के सत्र में 2019 में भी आपका पूछा हुआ है कि सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाएगा। अर्थात आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है कि सांद्रता 2 प्रकार से ज्ञात किया जाएगा।
एक भौतिक यूनिटों के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना और एक रासायनिक यूनिटों के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। तो हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। सांद्रता ज्ञात करने का मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला है भौतिक यूनिट के द्वारा, भौतिक यूनिट के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना, और दूसरा जो टॉपिक है रासायनिक यूनिट के अंतर्गत सांद्रता ज्ञात करना। यहाँ पे दो बातें हैं, भौतिक यूनिट के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना और रासायनिक यूनिट के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि भौतिक यूनिट के द्वारा सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें जितने भी हेडिंग बताए जाएंगे सब वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। या कभी कभी रासायनिक यूनिट के द्वारा सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो रासायनिक यूनिट के द्वारा भी सांद्रता ज्ञात करने के तरीकों को हम लोग देखेंगे। तो यदि इसके अंतर्गत हम लोग देखें भौतिक यूनिट के द्वारा, तो सबसे पहला जो इसमें आता है आपके भार आयतन के द्वारा, जिसमें भार प्रति सप्ताह के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना, आयतन प्रति सप्ताह के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना, भार आयतन के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना और एक पीपीएम में सांद्रता। मुख्य रूप से 4 प्रकार से हैं जो सांद्रताएं ज्ञात करने का कार्य करती हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें अगर देखें तो भार के द्वारा, भार प्रति सप्ताह के द्वारा, भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब भार प्रतिशतता कहेगा तो यहाँ पे W/W, क्योंकि जब भार कह दिया इसका मतलब हो गया W/W के द्वारा। दूसरा है आयतन प्रतिशतता के द्वारा। जब आयतन प्रतिशतता के द्वारा जब ज्ञात करेंगे सांद्रता प्रतिशतता, तो यहाँ पे जो आता है V/V, क्योंकि आयतन के रूप में रहेगा अर्थात ये ml में रहेगा और ये भार है तो आपके ग्राम में रहेगा। तीसरा जो टॉपिक है भार आयतन के द्वारा, भार आयतन के द्वारा, भार आयतन के द्वारा प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता के द्वारा सांद्रता, भार आयतन प्रतिशतता के द्वारा, शॉर्टकट में भी लिख दें हम लोग, भार आयतन प्रतिशतता के द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। और चौथा है पीपीएम में सांद्रता। अब हम लोग इन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भार आयतन के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाएगा और आयतन प्रतिशतता के द्वारा, और भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता। तो मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा पे जाएंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। जब भार आयतन के द्वारा जब हम लोग सांद्रता ज्ञात करते हैं भौतिक यूनिट के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, भार है अर्थात W/W। आपको पता है कि प्रतिशतता का मतलब होता है 1/100, 1/100। प्रतिशतता का मतलब होता है 1/100। जैसे कहीं दे दिया जाए 20%, 20% का मतलब हो गया 20/100, 20/100। और यहाँ इसका मतलब हो गया W/W, अर्थात ये भी आपका ग्राम में रहेगा और ये भी किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। अर्थात विलेय की मात्रा जब विलायक में, यानी 100 ग्राम विलायक में, इसका जो परिभाषा होगा 100 ग्राम विलायक में विलेय, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है। इसका जो परिभाषा हुआ 100 ग्राम विलायक में विलेय ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता कहलाती है।
यहाँ पे क्वेश्चन है, हेडिंग में ही आपका इसका पूरा परिभाषा छुपा हुआ कि इसको परिभाषा को कैसे हम लोग लिखेंगे। आयतन प्रसन्नता के द्वारा की बात करते हैं, तो यहाँ भी वही है, प्रसन्नता का मतलब हो गया 1/100, ये तो सबको कंफर्म। 20% यहाँ पर भी दे दे 20%, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 20/100 यहाँ भी लिखेंगे, बशर्ते यहाँ पे क्या है, आयतन प्रसन्नता का मतलब V/V, अर्थात ये भी आपका ml में रहेगा और ये भी किस में रहेगा, ml में रहेगा। अर्थात इसका जो परिभाषा बनेगा कि 100 ml में विलेय ml की संख्या, विलेय का मतलब कितना ml है, 20 ml है, 30 ml है, 40 ml है, 100 ml में विलेय ml की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी हर एक का ट्रिक है कि उसका परिभाषा कैसे याद करेंगे। भार आयतन प्रतिशतता पे आते हैं, यहाँ भी वही बात, जब परसेंटेज की बात है इसका मतलब हो गया 1/100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/100, जैसे कोई कहते यहाँ भी 20%, 20% का मतलब हो गया 20/100, लेकिन यहाँ पे भार आयतन अर्थात हो गया W/, ये क्या कहलाएगा W/V, अर्थात ये W में है अर्थात ग्राम में है, और ये V का मतलब क्या हो गया आयतन अर्थात ml में है। तब इसका परिभाषा बनेगा 100 ml में विलेय ग्रामों की संख्या भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी इसका परिभाषा आपका आसानी से बन गया। अब पीपीएम में सांद्रता की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पे आते हैं। पीपीएम में सांद्रता की जब बात करते हैं तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। सबको जानकारी के लिए बता दें, 1 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख अर्थात 10 लाख होता है। 10 लाख का मतलब होता है 10 के घात 6 जी। अब यहाँ पे पीपीएम में सांद्रता, यहाँ पे देखिए प्रतिशतता था, यहाँ पे प्रतिशतता था, लेकिन यहाँ पे क्या है पीपीएम अर्थात मिलियन में सांद्रता पूछ रहा है। जब मिलियन में सांद्रता पूछेगा तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार बटा में विलायक का भार, विलयन का भार, और गुणे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका जो सूत्र बनेगा पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता विलेय का भार, विलेय का भार और बटा में विलयन का भार, विलयन का भार और गुणे 10⁶। तो इस तरीके से पीपीएम में सांद्रता के लिए सूत्र आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पे 10⁶। अब इसके सूत्रों के ध्यान दें, इसकी क्या हो जाएगा, तो भार आयतन प्रतिशतता के द्वारा अगर इसके सूत्रों की बात करते हैं कि इसका सूत्र कैसे बनेगा, तो यही बताएगा। यहाँ पे विलेय का भार आएगा, ऊपर क्या रहेगा विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में रहेगा, यहाँ पे आयतन है तो विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन गुणे परसेंटेज है, यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर इसकी बात करते हैं कि आयतन प्रतिशतता के द्वारा, इसके लिए जो सूत्र बनेगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में रहेगा बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। फिर इसके भी सूत्र की बात करते हैं कि इसका सूत्र कैसे बनेगा, ये भी W ये भी W, अर्थात विलेय भी भार के रूप में रहेगा, अर्थात विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटा में विलयन का भार ग्राम में, ये भी परसेंटेज है तो गुणे क्या हो जाएगा 100। अर्थात सबको परिभाषा लिखने के बाद अगर परीक्षा में पूछ दे कि भौतिक यूनिट के द्वारा सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो चारों हेडिंग आपको देना पड़ेगा। भार प्रतिशतता के द्वारा पहला हेडिंग देंगे, उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे कि विलयन का भार अर्थात 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलेय ग्रामों की संख्या,
धार प्रतिशतता कहलाती है। उसके बाद सूत्र लिखेंगे, सूत्र जरूरी होगा। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आयतन प्रतिशतता के द्वारा, इसका भी परिभाषा लिखेंगे कि विलयन का आयतन, यहाँ पे ml रहेगा, कि 100 ml विलयन में विलेय के मोल ml की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे, उसके बाद ऐसे ही थर्ड, उसके बाद ऐसे फोर्थ। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सूत्रों को, परिभाषा को गणित के द्वारा, गणित के सिस्टम के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। परीक्षा में आपको रटने की जरूरत नहीं होगी कि किसका किसका क्या परिभाषा होता है। उन हेडिंगों में ही छुपा हुआ है कि उसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखना चाहें, उनकी परिभाषाओं को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सवाल ही बताएगा कि उसकी परिभाषा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये हेडिंग ही बता देता है कि उसकी परिभाषा क्या जाएगी। अब हम लोग आते हैं रासायनिक यूनिट के द्वारा सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो भौतिक यूनिट के द्वारा हुआ। ये आपके 2019 में पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें चारों हेडिंग देना पड़ेगा, चारों का परिभाषा लिखना पड़ेगा, चारों को सूत्रों को लिखेंगे। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, अर्थात यहाँ तक जिसके मन में पूरी की तरह से समझ में आ गया होगा, उसका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं रासायनिक यूनिट के द्वारा सांद्रता। रासायनिक यूनिट के द्वारा अगर सांद्रता ज्ञात करने की बात करते हैं तो इसमें मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, ये तीन प्रकार से आता है, जिसमें से पहला है मोलरता, दूसरा है मोललता, तीसरा है नॉर्मलता। रासायनिक यूनिट के द्वारा अगर हम लोग सांद्रता ज्ञात करें तो तीन प्रकार से बांटा गया इसको, मोलरता, मोललता, सांद्रता। तो सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं कि मोलरता आखिर में है क्या। तो एक एक आप हेडिंग को ध्यान से देखिएगा। परिभाषा आपको याद होना चाहिए, परिभाषा याद होगा तो सूत्र याद होगा, और सूत्र याद होगा तो आपका सवाल इस चैप्टर से फिक्स होता है। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको जरूर मिलेगा। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ निर्धारित चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, जिसमें आप आते हैं मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो मोलरता की बात करते हैं तो इसका जो परिभाषा है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय, इसको मिटा दे रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या, उसकी मोलरता कहलाते हैं, उसकी मोलरता कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो रासायनिक यूनिट है ये कोई जरूरी नहीं कहलाती है, तीन ही है, उसमें मोल प्रभाज भी इसी के अंतर्गत आता है। तो चूंकि जो मोल प्रभाज होता है, अगर इसमें से अभी बात की मोलरता की, मोललता की, नॉर्मलता की, चौथा मोल प्रभाज भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो मोल प्रभाज होता है वो अनुपात होता है, कहीं ना कहीं वो मोलरता के अंतर्गत ही आ जाता है, इसीलिए उसको हम लोग न भी दिखाएं, अगर नाम पूछ देता है तो उसको भी हम लोग को परिभाषित करना पड़ता है। 1 लीटर बिलियन में विलेय मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब इसकी परिभाषा याद करने में कितना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान। अगर हम लोग मोललता की भी अगर साथ ही में अगर याद कर लें तो और भी आसान होगा। मोललता, क्योंकि इसके परिभाषा और इसके परिभाषा दोनों परिभाषाओं में कॉमन है, बस थोड़ा सा का अंतर है। इसका हो जाएगा 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 लीटर है और यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है।
अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, 1 लीटर बिलियन में, अर्थात जब मोलरता निकालना होगा तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा आपका, मोलरता निकालना होगा। कह रहा है कि 1 लीटर, सपोज दैट कि मान लीजिए कि 1 लीटर इसमें जल है, 1 लीटर इसमें क्या है, जल है। इसमें कह रहा है कि 1 लीटर, ये हो गया 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में, अर्थात ये सॉल्यूशन हो गया है। इस बिलियन में जो घुला हुआ है, पहले से इसमें मान लो कि चीनी वगैरह घोल दिए हैं, तो विलेय मोलों की संख्या, अर्थात जो घोला गया विलेय पदार्थ है उसके मोल कितने हैं, विलेय मोलों की जो संख्या है उसकी मोलरता कहलाएगी। अर्थात मोलरता बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आयतन की, तो आयतन हमेशा लीटर में ही व्यक्त किया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे ml लिखेंगे तो गुणे क्या लिखना पड़ेगा, 1000, और यहीं पे लीटर लिख देंगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मोलरता बराबर मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या यहाँ पे लिख दें तो भी आपका अच्छा रहेगा, विलेय मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। अर्थात मोलों की संख्या जो निकालना होता है n बराबर, तो W बटा क्या करते हैं, m। W ग्राम में होता है, m आपका अणु भार होता है। अर्थात मोलरता को हम लोग दूसरे रूप में अगर सूत्र लिखना चाहें तो मोलरता बराबर आपका हो जाएगा n बटा v, इसमें लीटर में, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग चाहें तो W बटा क्या लिख देंगे, m, जहाँ W ग्राम में रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, v, और किसमें, लीटर में। इस तरीके से सूत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब अगर मोलरता की बात करते हैं कि मोलरता के लिए क्या सूत्र बनेगा, तो मोलरता बराबर यहाँ भी वही रहेगा, विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या बटा में 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में, अर्थात विलायक का भार रहेगा। यहाँ पे विलायक का भार, वो भी किसमें होना चाहिए, भार किलोग्राम में होना चाहिए। परिभाषा ही बताएगा कि लीटर में है कि किलोग्राम में है, भार है कि आयतन है। यहाँ पे 1 लीटर है तो आयतन लिखेंगे, 1 किलोग्राम है तो क्या लिखेंगे, भार लिखेंगे। यहाँ पे अगर मात्रक की भी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मोल है और ये क्या है आपका आयतन, लीटर है, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। इसकी भी मात्रक की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर शॉर्टकट में अगर सूत्र को लिखे, मोलरता बराबर n बटा कैपिटल W, और वो भी किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में, या इसी को लिख देते हैं W बटा, W ग्राम में रहेगा, और यहाँ पे m, और यहाँ पे कैपिटल W किलोग्राम में, और यहाँ पे अगर मात्रक की बात करते हैं तो मोल प्रति किलोग्राम, या इसको हम लोग अथवा मोलल भी लिखते हैं मात्रक के रूप में, या मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे यूनिट आपको दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना यूनिट का सवाल लगाएंगे तो सवाल आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए यूनिट को ध्यान दीजिएगा। ये परिभाषा ही बताएगा कि यूनिट किसमें क्या रहेगा, किलोग्राम में है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर। इसको भी हम लोग या अथवा एम के रूप में इसको दिखाते हैं, मोलरता को कैपिटल एम भी लिख देते हैं तो आपका हो जाता है। इसके लिए पूरा आपको मोलर लिखना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग देखें कि मोलरता और मोललता क्या था। इसमें और भी है, जैसे कि नॉर्मलता भी आता है इसके अंतर्गत, और मोल प्रभाज भी आता है। तो सबसे पहले इन पे आधारित हम लोग सवालों को हम लोग देख लेते हैं कि इन पर आधारित कुछ सवाल कैसे बनते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन अगर दे दे, जैसे दे दे कि 5.85 ग्राम NaCl, अर्थात क्या है आपका, नमक है। 5.85 ग्राम NaCl 500 ml जल में 500 ml जल में घोला गया।
इसकी मोलारता कितनी होगी। अब यदि इसकी मोलारता की बात करते हैं कि 5.85 ग्राम NaCl 500 ml जल में, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ml में है, जाहिर सी बात है कि मोलारता निकलेगा। मोलारता किसी किसी केस में मोलारता भी पूछ देता है, क्योंकि मोलारता और मोलारता में भी संबंध होता है, वो आगे बात किया जाएगा। मोलारता इसका हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या चीज 5.85 ग्राम NaCl ये घोला गया है, क्या चीज घोला गया ये, अर्थात विलेय हो गया नमक। कौन विलेय हो गया, नमक। ध्यान दीजिए सवाल को कैसे लगाएंगे, तो 5.85 ग्राम ये आपका विलेय हो गया। क्या चीज घोला गया है, नमक, अर्थात NaCl का अणुभार निकालेंगे। NaCl का जब अणुभार निकालेंगे तो सोडियम 23 है और प्लस क्लोरीन 58 आपका क्लोरीन 35.5। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58.5 और पूरा का पूरा जो आयतन है वो कितना है आपका 500 ml है, 500 ml है। अब इसको जब फार्मूले पर रखेंगे, इसी फार्मूले पर जब रखेंगे तो आपका होगा मोलारता बराबर W कितना घोला गया है 5.85 ग्राम, ग्राम में है ध्यान दीजिएगा, और M अणुभार कितना है 58.5 और टोटल के बटा में है 500 ml। ये किस में है, ml में है। ml में है, आज जब इसको रखना है किस में, लीटर में, तो ml को जब लीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये आपका किस में बन गया, ये लीटर में बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5.85 बटा में 58.5, इसको पहले मल्टीप्लाई के रूप में रख दें 1000 बटा में कितना हो गया 500। अब यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 1 जीरो से अगर दशमलव में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 58.5 और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात ये आगे आपका कितना 1 मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से सवाल आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जैसे मोलारता के लिए यदि दिया गया हो कि मोलारता निकालना हो, कोई क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे अगर दे दिया जाए कि 40 ग्राम, क्वेश्चन दे दे कि 40 ग्राम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 40 ग्राम NaOH को 120 ग्राम जल में घोला गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जल तो लिए हैं लेकिन किसमें है आपका, ग्राम में। यहाँ पे यही डिसाइड करेगा कि ये ग्राम में है और ये भी आपका क्या है, ग्राम में, अर्थात स्मॉल W ये विलेय है, इसको घोला गया है 40। M अणुभार निकालेंगे तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, अर्थात कितना हो गया आपका 40, इसका अणुभार 40 हो गया। और कैपिटल W जो है कितने घोला गया, 120 ग्राम में घोला गया है। तब इसका मोलालता यदि निकालें, मोलालता तो ये हो जाएगा आपका 40 W का मान, क्योंकि जो सूत्र है लिख दे सूत्र पहले, W बटा M, और यहाँ पे कैपिटल W वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। जब मान रखेंगे स्मॉल W का मान यानी विलेय का भार है 40, अणुभार 40 और यहाँ पे कितना हो गया 120। ये चूंकि ग्राम में है, किलोग्राम में रखना है तो कितना से भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तब यहाँ पे आपका इसको कटा भी सकते हैं या इसको एक लाइन और मल्टीप्लाई के रूप में बदल दें, 1000 बटा में 120, ये तो आपका कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर आपका 50 बटा 6 हो गया, फिर कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25 बटा 3 हो जाएगा, और फिर 3 से आपको कटा करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, मोल प्रति किलोग्राम के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कि मोलारता और मोलारता से संबंधित फार्मूले यानी कैसे कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जो कि बृहद रूप में बनते हैं। तो सबसे पहले आपको सामान्य सवालों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामान्य जब सवाल लगा पाएंगे तभी बड़े बड़े सवाल लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपर लेवल के कंपटीशनों में ज़्यादातर भी आपके पूछे जाते हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन की बात हम लोग कर दें और भी कुछ एग्जाम्पल देखें।
जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोलरता ही ज्ञात करना है। जैसे H2SO4 के 20%, इस तरह से क्वेश्चन दे दे, कुछ और भी है भी। H2SO4 के 20%, यहाँ पे ध्यान दीजिए W/W ये लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा 20% भार। अभी आपको पढ़ाया है, इस भार का मतलब भी वही हुआ। भार का मतलब क्या हुआ? W/W। अगर भार का मतलब नहीं समझते हैं, जो भौतिक यूनिट अभी पढ़ाए हैं, W/V का मतलब नहीं समझते हैं, अगर आयतन लिख देगा तो V/V हो जाएगा, भार लिखा है तो W/W हो जाएगा, और भार आयतन लिखा रहेगा तो W/ क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे H2SO4 के 20% W/W या भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। भार से या W/W से विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि विलयन का आयतन, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कुछ दिया हो 1.138 ऐसे कुछ बहुत सारे ग्राम प्रति ml, क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति ml। अगर इसका घनत्व दिया गया हो तो यहाँ पे जब घनत्व दिया रहेगा 1.138 ग्राम प्रति ml या 1.139 इस तरीके से अगर दिया गया हो ग्राम प्रति ml, तो कैसे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? मोलरता ज्ञात करेंगे। हम लोग का प्रश्न है मोलरता ज्ञात करना, जबकि विलयन का घनत्व यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सवाल बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिए। इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके किताबों में मिलेंगे। 20% जो दिया है 20%, कहाँ से शुरुआत करेंगे? 20%। 20% का मतलब हो गया 20/100। देखिए जो सवाल हम बता रहे थे अभी एग्जाम्पल, उसका बताने का मकसद भी कुछ था ताकि आप सवाल को अच्छे से समझें। परसेंटेज का मतलब हो गया 20/100। W/W अर्थात ये भी आपका W है। W/W का मतलब क्या हुआ? भार का मतलब हो गया W/W, अर्थात जो विलेय है, जो विलेय है अर्थात विलेय का जो भार है स्मॉल W कितना है? 20 ग्राम। और ये क्या कहलाएगा? आपका विलायक। विलायक की बात करेंगे तो विलायक आपका कितना है? ये कैपिटल W कहलाएगा। कितना है आपका? 100 ग्राम। यहाँ पे ध्यान देने की बात है 20% यानी 100 ग्राम है ये, और ये क्या है? 20 ग्राम है। अब आते हैं H2SO4 पे। H2SO4 इसका जब अणु भार निकालेंगे M, तो हाइड्रोजन दूगो है और हाइड्रोजन का एक, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है और कितना होता है? 16। अर्थात टोटल यदि हम लोग जोड़े तो 2 हो गया, 32 हो गया, और 16 चौके कितना हो गया? 64 हो गया। अब इसको जोड़ा जाए 32 2 34 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 98, अर्थात कितना हो गया आपका? 98 हो गया। अब हम लोग का जो मोलरता ज्ञात करना है, तो पहले आप लोग समझिए कि मोलरता ज्ञात में क्या क्या चाहिए। पहले हम लोग को प्रश्न ये होना चाहिए, तो यहाँ पे W ग्राम में होना चाहिए, अणु भार होना चाहिए, और विलयन का क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। हम लोग को W पता है, अणु भार पता है M, आयतन नहीं पता है। तो आयतन हम लोग निकालेंगे, उसी के लिए दिया है घनत्व, और क्या दिया गया आपका? भार। विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये आपका टोटल द्रव्यमान कहलाएगा। ये इसको हम लोग टोटल द्रव्यमान लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई सवालों में आपका अलग हो जाएगा द्रव्यमान। तब हम लोग को पता है कि आयतन बराबर क्या होता है। अगर आयतन हम लोग को निकालना है, जैसे कि अगर घनत्व की ही बात करते हैं, तो कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटा में क्या हो जाएगा आपका? आयतन। द्रव्यमान और ये क्या हो गया? में आयतन।
यही मात्रक बता देगा कि यहाँ पे सूत्र क्या लागू होगा। अर्थात जब आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर तो ये हो जाएगा द्रव्यमान बटा में क्या हो गया घनत्व। द्रव्यमान है आपका कितना है, द्रव्यमान 100, घनत्व कितना है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1.138, 1.138, और इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो 87.76 के आसपास ये आपका आयतन आपका क्या आएगा, मिलीलीटर के रूप में आपका आएगा। क्योंकि मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में आएगा, इन्हें को कोई आयतन लीटर में यहाँ पे सौंप दे तो इस तरीके से आपका 87.76 क्या हो गया ml। अब हम लोग रख दें, W का मान है 20 ग्राम में, ये है, अनुभार हो गया 98, और यहाँ पे आयतन कितना आ गया 87.76 ml में है, और लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20/98 गुणे 1000 बटा में 87.76, इसका जो कैलकुलेशन जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। और मात्रक में भी आप लोग लिख देंगे मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये है क्या चीज, मोलाता। तो इस तरीके से जो परसेंटेज के जो सवाल है, जो बहुत ही हैवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको आसान तरीके से लगाया जा सकता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ गया है बात है वहीं से उठाकर शुरू करेंगे और लास्ट तक हम लोग क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सवाल में जो कुछ भी सवाल में दिया हुआ है, सवाल ही बताएगा कि कौन सा रास्ता हम लोग का तय होगा। क्या आ रहा है, ml आ रहा है कि लीटर आ रहा है, सूत्र क्या होता है, घनत्व दिया है तो घनत्व और आयतन में सूत्र भूल गया तो द्रव्यमान, और ये क्या है आपका आयतन, मात्रक ही बता देगा। सवाल ही बता रहा है कि सूत्र क्या होगा, आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग देखें, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिकों को हम लोग आज क्लियर किए। अगले हम लोग टॉपिक में कुछ नॉर्मलता और मोल प्रभाव की बातें करेंगे। उसके बाद राउल्ट के नियम, चाहे अन्य जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनको हम लोग ध्यान देंगे। अगर वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके आप लोग बार बार 2 बार 3 बार देख लेंगे तो कोई भी बात आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि केमिस्ट्री का कोई भी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसी में दिया हुआ पार्ट्स होता है, उसी के द्वारा परिभाषित आप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।